स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ। आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। इकोनॉमिक्स में थोड़ा डीप डाइव करने में और कोर कॉन्सेप्ट समझने में हम लोग इन सेशंस का यूज़ करते हैं। उसको थोड़ा और डीप डाइव करना हो तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की क्लास आपके लिए है। बट फिलहाल अब हम बात करते हैं जो ट्रेड बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, टैरिफ बैरियर्स लगाए जा रहे हैं फ्रॉम US, जो अभी तक हम इंडिया पे देख रहे थे। अब ओवरऑल ब्रिक्स कंट्री के ऊपर ये ट्रेड बैरियर्स और हैविली लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रशिया के ऊपर तो ऑलरेडी सैंक्शंस हैं ही। ठीक है, तो क्या है ये ट्रेड वॉर एंड वाई ब्रिक्स इज़ द न्यू बैटल ग्राउंड, वो सब कुछ हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक थ्योरीज के साथ भी। और उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे है कि कितनी कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स में, क्या ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है इधर बीच, और एक्सपेंशन होने के बाद आज कोर कंट्रीज़ के अलावा कितनी कंट्रीज़ हैं, कमेंट करो, ताकि आई नो दैट योर UPSC प्रिपरेशन इज़ गोइंग ऑन एकदम स्मूथली। क्यों ज़रूरी है ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा आप देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों, ताकि साथ साथ सबकी ग्रोथ हो सके। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, FDI शिफ्ट्स, गवर्नमेंट बजटिंग, क्योंकि टैरिफ की वजह से रेवेन्यू लॉस होगा, रेवेन्यू गेन होगा, जो इकोनॉमिक कॉस्ट होंगी वो डिपेंड करेगा या वो इम्पैक्ट डालेगा गवर्नमेंट की बजटिंग के ऊपर। और जब आप पूरा लेक्चर देख लेंगे तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर आंसर कर पाएंगे। एक 15 मार्कर क्वेश्चन है, इसको 15 मार्कर की तरह ही यूज़ करें 15 मार्क्स के लिए। तो एनालाइज हाउ द US टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट ब्रिक्स could accelerate India's economic integration with emerging economies, discuss this opportunities and challenges for India's export oriented sector। क्यों हम इंडिया स्पेसिफिक रख रहे हैं इसको, क्योंकि ऑब्वियसली मेंस में क्वेश्चन आंसर ऐसा ही आता है क्वेश्चन, चाहे वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए हो चाहे GS पेपर 3 के लिए हो, दोनों के लिए ये ज़रूरी है, तो आपके लिए ज़रूरी है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, द करंट बैटल फील्ड, फैक्ट्स एंड फिगर्स। याद हो कि इंडिया और ब्राज़ील दो ऐसे देश हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा है 50-50% का, और दोनों में ही प्योरली पॉलिटिकल एजेंडा से टैरिफ लगाया गया है। इसका कोई इकोनॉमिक लॉस बेनिफिट नहीं है। इवन ब्राज़ील के साथ तो US का कोई ट्रेड डेफिसिट भी नहीं है, तब भी ब्राज़ील के ऊपर 50% का ये टैरिफ लगा है, क्योंकि ट्रम्प साहब का कहना है कि जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, जो एलाई थे ट्रम्प साहब के, उनको जेल भेज दिया गया है, इसलिए 50% टैरिफ। एंड क्योंकि ब्राज़ील उनके सामने झुका नहीं, इसलिए 50% टैरिफ। इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ इसलिए है कि 25% तो लगाया ही था, और प्लस 25% ये बोल के कि रशिया के साथ ट्रेड क्यों कर रहे हो। और इंडिया का $88 बिलियन, यानी इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड अगर किसी कंट्री के साथ होता है तो वो US है, जहाँ से हम ट्रेड सरप्लस भी। उसके साथ साथ ये देखा गया है कि चाइना के साथ थोड़ा नरमी बढ़ती गई है, 145% टैरिफ घट करके अब 30% रह गया है। रशिया के बारे में ये कहना है कि उनके ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस हमने डाले हुए हैं, और चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा रशिया के साथ ट्रेड करती हैं, उनके ऊपर भी हमने टैरिफ लगाया है, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत होगा। तो रशिया के ऊपर कोई डायरेक्ट टैरिफ नहीं है। और साउथ अफ्रीका के ऊपर 30% का टैरिफ है। बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये भी कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका में एक वाइट्स को साउथ अफ्रीका से बाहर निकालने की कवायद चल रही है, उसलिए भी टैरिफ लगा दिया गया। तो ब्रिक्स इसको कैसे काउंटर कर सकता है? देखो, दुनिया भर में ये बोला जाता है कि ब्रिक्स जो ओरिजिनली बना था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये है तो ऑन पेपर एग्जिस्ट तो करता है, बट इनके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में बड़ी अच्छे तालमेल नहीं है, जो कि सही बात भी है। चाहे आप इंडिया चाइना देख लीजिए, चाइना रशिया देख लीजिए, और इंडिया और ब्राज़ील इतने दूर हैं कि क्या ट्रेड कर पाएंगे। तो आप देखते हैं कि है तो ब्रिक्स ऑन पेपर, बट इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। बट हाँ, ये जो टैरिफ का डर है और चाइनीज़ इन्वॉय का ये इंडिया का ये कहना कि गिव एन इंच टू अ बुली ही विल टेक ओवर अ माइल, तो ये दिखाता है कि ये टैरिफ अब ब्रिक्स नेशन को और करीब ला रहा है। तो आज जो ब्रिक्स नेशन की कंबाइंड GDP है $28 ट्रिलियन और 3.2 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें सबसे ज़्यादा तो इंडिया और चाइना का ही, और साथ ही साथ ग्लोबल ट्रेड में लगभग 23% का योगदान। अगर ये सब कुछ एक साथ आ जाता है तो फ्यूचर ट्रेड ऑर्डर या न्यू ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर बिल्कुल ही अलग कुछ दिखाई देगा। ये जो नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड की,
या नॉर्दर्न वर्ल्ड यानी डेवलप्ड और डेवलपिंग की, ये साउथ साउथ कोऑपरेशन की तरफ जाएगी और इमर्जिंग मार्केट्स को नए बायर्स और नए सेलर्स, इंडिया को नए मार्केट का एक्सेस और यूएस के ऊपर जो डिपेंडेंसी रही है वो कम होती हुई दिखाई देगी विथ राइज इन ट्रेड। इस बात का डर होना चाहिए यूएस में। और अब इसको समझते हैं कुछ जनरल इकोनॉमिक थ्योरी से, बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑप्शनल की क्लास अभी नहीं ले रहे हैं, और डीप में समझना हो तो ऑप्शनल की क्लास में आ जाना, सिंपल सी बात, ठीक है। स्ट्रैटेजिक ट्रेड थ्योरी, देखो बात यह है कि ट्रम्प, स्ट्रैटेजिक ट्रेड थ्योरी हम लोगों ने पिछले वाले टैरिफ वाले वीडियो में किया था कि कैसे टैरिफ्स को यूज़ करके एक बिग कंट्री, बिग इकोनॉमिक पावर एक स्मॉल कंट्री को कोर्स करती है कि वो सस्ते में उनको सामान बेचे। तो उससे नुकसान किसका? प्रोड्यूसर्स ऑफ स्मॉल कंट्रीज़ का। तो ये ट्रम्प साहब भी पॉलिटिकल कोअर्जन के लिए टैरिफ का यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए टैरिफ तब यूज़ होता है जब आप छोटा सा टैरिफ लगाते हैं अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाईज को बेहतर करने के लिए, ताकि ग्लोबल ट्रेड डिस्टॉर्ट ना हो। ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग पॉलिटिकल कोअर्सिव आपका टैरिफ है। क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? मर्केंटिलिज्म इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। अब ये मर्केंटिलिज्म क्या होता है? जनरल भाषा में अगर समझा जाए, मर्केंटिलिज्म का मतलब कि ट्रेडर्स ट्रेड करेंगे और सरकारों का काम होगा ट्रेडर्स को बचा के रखना इंटरनेशनल इंपोर्ट से या एक्सपोर्ट से, ताकि आपका जो डोमेस्टिक ट्रेडिंग मार्केट है या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बचे रहें इंटरनेशनल कंपटीशन से। कस्टम यूनियन थ्योरी, कस्टम यूनियन क्या होता है? कस्टम यूनियन का ये मतलब होता है फ्री मार्केट प्रोवाइड करना बिटवीन मल्टीपल नेशन। जैसे यूरोपियन यूनियन है एक तरह से, कस्टम यूनियन है, वो भी फ्री मार्केट है। चारों तरफ आप, चाहे आप जर्मनी में सामान बना रहे हैं और फ्रांस में बेच रहे हैं, तो कोई एक्स्ट्रा टैरिफ आपको नहीं देना है वहाँ पे। ये होता है कस्टम यूनियन। तो अगर ये जो कोर्सिव मेजर लिया गया है बाय ट्रम्प साहब ऑन ब्रिक्स, तो ब्रिक्स अपने आप में एक कस्टम यूनियन बना सकता है साथ में। कस्टम यूनियन बनने से क्या होगा? इंटरनल एफिशिएंसी बेहतर होगी, विदाउट एनी टैरिफ्स ट्रेड ज़्यादा फैसिलिटेट हो सकेगा और डाइवर्सिफाई कर सकेंगे सारे ब्रिक्स कंट्रीज अमंग देमसेल्व्स, कि बाहर तो यूएस के साथ दिक्कत है तो हम लोग आपस में बेहतर खेल सकते हैं और अच्छी जो हमारा मेंबरशिप है वो ग्रो कर सकता है। जैसे आज जो, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए हम बोलेंगे नहीं, कि आज जो हमारा ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो और बड़ा हो सकता है बिकॉज ऑफ, तो हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं थ्रू ब्रिक्स। और गेम थ्योरी की अगर बात की जाए तो एक प्रिजनर डिलेमा का प्रॉब्लम होता है गेम थ्योरी में, सिंपल, कि दो प्रिजनर्स हैं। बस सुन लो एक बात, नहीं तो हमारी माइक्रो की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो आप आ भी सकते हैं वहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल क्लास में। तो जैसे मान लो दो प्रिजनर्स हैं, ठीक, या तो दो प्रिजनर हैं, ठीक, तो एक प्रिजनर लेट से ए है, एक प्रिजनर लेट से बी है, ठीक, और दोनों ने चोरी की हुई है मान लो, ठीक, तो या तो कोई कन्फेस करेगा या तो कन्फेस नहीं करेगा। उसी तरह ये है, या तो कन्फेस करेगा या तो नहीं करेगा, ठीक। तो बात यह है कि अगर दोनों कन्फेस करते हैं तो दोनों को 5-5 साल की सजा। अगर एक कन्फेस करता है और एक नहीं करता है तो एक को 10 की, एक को 0 की, ठीक है। उसी तरह यहाँ 0-10, और अगर दोनों ही कन्फेस नहीं करते हैं तो 0-0, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो ऑप्टिमम रिजल्ट दे सकती है, ठीक है? कौन सा ऐसा सिचुएशन होना चाहिए कि दोनों, या बेस्ट ऑप्शन क्या है कि दोनों कन्फेस नहीं करें, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन क्या है कि दोनों कन्फेस नहीं करें। बट अगर एक कन्फेस कर लिया दूसरा नहीं किया तो एक को 10 साल की हो जाएगी, और अगर दोनों कर लिए तो दोनों 5-5 साल में छूट जाएंगे। तो या तो ये करें या तो दोनों कन्फेस करें, नहीं तो एक तो छूट जाएगा और दूसरे वाले को 10 साल की मैक्सिमम सज़ा हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है गेम थ्योरी, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो प्रिजनर्स डिलेमा जो है, गेम थ्योरी का प्रिजनर्स डिलेमा, ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन गेम बन गया है ब्रिक्स के बीच में, क्योंकि ये दोनों प्रिजनर आपस में बात नहीं कर सकते, बट ब्रिक्स नेशन तो आपस में बात कर सकते हैं ना, कि हमको ट्रेड करना है कि नहीं करना है आपस में। तो एक तरह से हम लोग कार्टेलाइज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए। इसी तरह एक्सटर्नल प्रेशर होने की वजह से क्या हो रहा है, एक नैश इक्विलिब्रियम जैसा मोमेंट बन रहा है ब्रिक्स कोऑपरेशन में, क्योंकि बाहर से कुछ शक्तियां हैं जो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही हैं, तो हम किसी और की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो है अपने ब्रिक्स नेशंस को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि बाहर से कुछ एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है, वो हमें एक नए इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जो हमें
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज एंड ट्रेड की तरफ ले जा रहा है, एक नए नैश इक्विलिब्रियम की तरफ ले जा रहा है। तो यह है इकोनॉमिक थ्योरीज जो ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे हम अब नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बना सकते हैं इफ़ वी प्ले आवर पीसेस राइट, खेल सकते हैं अगर हम सही। तो इंडिया ये क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर रहा है? देखो पहले तो ये समझते हैं कि डैमेज क्या है। डैमेज ये है कि इंडिया का 50 to 60% जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्यूनिटिव टैरिफ का दिक्कत होने वाला है। लगभग 50% का जो टैरिफ है वो इंडियन एक्सपोर्ट के ऊपर लगने वाला है। सर्विसेज के ऊपर अभी नहीं लग रहा है, इसलिए हम 100% नहीं बोल सकते, बट मैक्सिमम गुड्स के ऊपर तो लग ही रहा है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्टर है टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जो इंडिया के लिए ज़रूरी है, ठीक है, जो इंडिया के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ $43 बिलियन का जो बायलैटरल ट्रेड है वो एट रिस्क है अगर यूएस ऐसे ही सैंक्शंस लगाता रहा इंडिया के ऊपर। तो पिवट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि अगर मान लो कि लगभग $50 बिलियन भी अगर मान लें कि ट्रेड अगर संकट में है और अगर हम एक नया पार्टनर खोज लें या पार्टनर्स खोज लें तो हमारा ट्रेड बच जाएगा। 44 बिलियन $50 बिलियन का जो लॉस है वो बच जाएगा। तो पिवट किधर कर सकते हैं हम? अपने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को रिडायरेक्ट कर सकते हैं किधर? रशिया की तरफ, साउथ अफ्रीका की तरफ, ऐसे मार्केट्स की तरफ, या साउथ ईस्ट एशियन नेशन के मार्केट की तरफ जहाँ पे हमें नए मार्केट लीडर्स, मार्केट प्लेयर्स मिल सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर अगर देखा जाए तो क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैं और यूएस में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और यूएस अगर हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर 250% तक का टैरिफ लगाने की बात कर रहा है तो हम ये फार्मा सेक्टर, अपनी दवाइयाँ चाइना और जापान जैसे कंट्रीज़ को बेच सकते हैं, क्योंकि चाइना अब एक ग्रोइंग इकोनॉमी हो गया है, एजिंग पॉपुलेशन हो गई है चाइना में, तो हम चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं दवाइयाँ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर यूएस। और इसके साथ साथ हम अपनी आईटी सर्विसेज को, जहाँ पे हम कंपैरेटिव एडवांटेज पे हैं, हम उसको ब्राज़ील तक पहुँचा सकते हैं, डिजिटल रेवोल्यूशन लाने में हेल्प कर सकते हैं ब्राज़ील में विथ आवर प्रोडक्ट्स लाइक यूपीआई। और सक्सेस मेट्रिक अगर देखा जाए तो अगर हमने अपने सभी जो भी स्टेप्स हैं वो सही तरीके से सोच समझ के लिए और इकोनॉमी को ओपन करने की कोशिश की तो लगभग $400 बिलियन का ट्रेड एफिशिएंसी हम प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड में। मतलब ब्रिक्स कंट्री के साथ ही ट्रेड कर लें अगर तो $400 बिलियन का ग्लोबल ट्रेड पोटेंशियल है। और ये जो मौका है ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है इंडिया के लिए इस ब्रिक्स कोऑपरेशन को और मजबूत करने में, ठीक है। तो इसीलिए ब्रिक्स स्ट्राइक बैक करता है, एक यूनिटी रिस्पांस देता है, क्योंकि 5 मेजर कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं फ्रॉम यूएस। तो रियो डिक्लेरेशन 2025 में ये कहा जाता है कि बिग ब्रिक्स पे डिजिटल पेमेंट सिस्टम आएगा, $500 बिलियन का करेंसी स्वैप होगा, सो दैट कि डी डॉलराइजेशन में हेल्प किया जा सके, हम डॉलर कम से कम ट्रेड करें, लोकल करेंसीज में ट्रेड करें। न्यू डेवलपमेंट बैंक $200 बिलियन तक एक्सपेंड करेगा। क्वेश्चन फिर से, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है। डी डॉलराइजेशन कैसे? इंडिया रशिया हो या रशिया चाइना हो, अब अपने मैक्सिमम ट्रेड को लोकल करेंसीज में करने की कोशिश करता है ताकि डी डॉलराइजेशन में हेल्प हो सके। इसके साथ साथ स्विफ्ट मैकेनिज्म की जगह चाइना का CIPS मैकेनिज्म यूज़ करता है रशिया। अराउंड $13 ट्रिलियन एनुअली इसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है। डिजिटल करेंसी का इंटीग्रेशन, जैसे CBDC है हमारा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इंटीग्रेट कर सके ताकि ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में, ब्रिक्स कंट्री के बीच में ट्रेड में सहूलियत मिल सके। इसके साथ साथ आयरनी फैक्टर भी है कि इंडिया ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़, क्योंकि इंडिया भी थोड़ा सा अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहा था अपने ट्रेड को लेके, और ब्राज़ील क्योंकि अमेरिका उससे पास है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्राज़ील के पास है, तो हमारे दोनों की ट्रेड डिपेंडेंसी अमेरिका पे थी, तो थोड़े मॉडरेट रहते थे। बट क्योंकि कोअर्सिव मेजर लिए गए हैं तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अब हम लोग को भी तो कुछ करके दिखाना होगा। पोर्ट्रेस ब्रिक्स की जो मेंटालिटी है वो इमर्ज हो रही है कि हम ब्रिक्स नेशन साथ में आएंगे विदाउट एनी अमेरिकन इंटरफेरेंस। हम अपने बीच में $400 बिलियन तक का जो पोटेंशियल ट्रेड है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे और एक अल्टरनेटिव ग्लोबल मैकेनिज्म देंगे ट्रेड के लिए जो अमेरिका डिपेंडेंट नहीं होगा। तो इससे ना सिर्फ अमेरिका
और वेस्ट नेशंस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, बल्कि साथ ही साथ उन नेशंस को, जैसे अफ्रीकन नेशंस है, उनको सहूलियतें मिलेंगी कि उनको अनफेवरेबल ट्रेड टर्म्स नहीं लेके चलने पड़ेंगे वेस्टर्न नेशंस के साथ। तो ग्लोबल गेम चेंजर सिनेरियो क्या क्या हो सकता है? या तो डीकपलिंग हो जाएगी जिसकी 30% प्रोबेबिलिटी है, यानी कि एक पैरेलल ट्रेड सिस्टम बन जाएगा वेस्टर्न ट्रेड और ब्रिक्स अलाइंड सिस्टम, बट इसका चांसेस कम है कि ऐसा एकदम ही अलग अलग हो जाएगा, एकदम डीकपलिंग हो जाएगा, कम है चांस। या तो ये हो सकता है कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाए, कि जो ब्रिक्स के नेशन आज आपस में बातचीत कर रहे हैं वो अमेरिका से भी बात कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अमेरिका से अगर सहूलियतें मिल जाती हैं, टैरिफ कम हो जाता है, तो हो सकता है जो आज जो ब्रिक्स एक साथ काम करने को तैयार हुआ है, अगेन उन कंट्रीज़ के बीच में थोड़ी दूरी बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो है सिनेरियो 3, जो कि है ब्रिक्स कंसोलिडेशन, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, यानी कि एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के अगेंस्ट, जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF के अगेंस्ट में आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक को और इम्प्रूव करना, मल्टीपोलर करेंसी रेजिम ले आना, क्योंकि जो अभी डिपेंडेंसी है डॉलर के ऊपर, लगभग 2/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज़ डन इन डॉलर, वो कम करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करेंसीज अदर देन डॉलर में कर सके, जिसका सबसे बड़ी चिंता है ट्रम्प साहब के लिए ये कि ब्रिक्स अगर अपनी करेंसी लाता है और दुनिया भर का 1/4 ट्रेड ब्रिक्स करेंसी में होने लगता है, तो डी-डॉलराइजेशन में हेल्प मिलने लगेगी। और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ इकोनॉमिक लीडरशिप ब्रिक्स नेशन का अटेन करना, यानी नए मार्केट्स के ऊपर ब्रिक्स नेशन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना, जैसे अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में, जिससे वेस्टर्न पावर्स वीक होना शुरू होंगी, और जो इस समय एक तरह से यूनिपोलर ऑर्डर चलता है वेस्टर्न नेशंस, नेटो, USA का, वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो क्यों ज़रूरी है ये आपके लिए, हमारे लिए, इंडिया के लिए? तो एज अ UPSC एस्पिरेंट आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो हमेशा मल्टी अलाइंड होंगी। कुछ चीज़ें हमें अमेरिका से भी चाहिए, बट ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें ब्रिक्स के साथ बेहतर करनी होंगी। रीजनल इंटीग्रेशन में हमको एक्सपर्टीज़ लानी होगी, जैसे बीच में मालदीव्स के साथ प्रॉब्लम हो गई थी, अब तो ठीक हो गए वो लोग, लेकिन बीच में प्रॉब्लम हुई थी। तो हमें अपने रीजनल इंटीग्रेशन को, एक्सपर्टीज़ को भी ज़्यादा बेहतर करना होगा। ट्रेंडिंग इकोनॉमिक इंसाइट अगर देखा जाए तो साउथ साउथ कोऑपरेशन अगर हम बढ़ाते हैं, तो इससे जो नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन है, यानी डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग का जो डिपेंडेंसी है डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर डेवलपिंग कंट्रीज़ की, वो कम होना शुरू होगी। करेंसी कंपटीशन बढ़ेगा, तो जो डॉलर की हेजिमनी है दुनिया भर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, वो कम होगी। टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी मिलेगी, जिससे नेशनल सिक्योरिटी को क्या किया जा सके, प्रायोरिटाइज किया जा सके। और इंडिया स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस की अगर बात करें, तो क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, ज़्यादातर जनता हमारी 30 साल से कम है, तो जितना ज़्यादा हम ग्लोबली इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर पाएंगे, उतना बेहतर लेबर मूवमेंट होगा, लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, ठीक है, लाइफस्टाइल बेहतर होगी। इसके साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, रैपिड डेवलपमेंट होगा। और कल्चरल सॉफ्ट पावर का अगर हम यूज़ करेंगे, तो ईस्ट वेस्ट की जो डिवाइड है उसको भी हम भर पाएंगे। तो दैट इज़ वाई द फ्यूचर लाइज इन द ब्रिक्स नेशंस वर्किंग टुगेदर सो दैट दे कैन क्रिएट अ प्रेशर ग्रुप against hegemony of dollar, against hegemony of America and against coercive practices of American presidents। तो क्या समझ में आया आपको लेक्चर से? डू कमेंट डाउन, और जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उसको ज़रूर लिखें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।